ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था ना पार्टीशन वैल्यू का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिसाइल और परसेंटाइल, आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर के लिए। तो अभी देखो डिसाइल और परसेंटाइल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक बार आ जाते फिर से, ये आपके पास नोट्स के अंदर कवर किया हुआ होगा। मीडियन क्यूटाइल्स दैट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मच 4 पार्ट्स। अब हम लोग आगे बढ़ रहे, दैट इज क्या यहाँ पे डिवाइड इनटू हाउ मच 3 पार्ट्स। और यहाँ पे कितना है, ये डिवाइड बाय इनटू, मतलब ये कौन सा फोर्थ पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर का। डिसाइल डिवाइड इनटू 10 पार्ट्स, परसेंटाइल डिवाइड इनटू टोटल 100 पार्ट्स में क्या होगा, डिवीजन होगा। जैसे कि आपने देखा था ये कितने पार्ट में डिवाइड था, ओनली 4 पार्ट्स के अंदर, तो उसके लिए 3 पार्ट के अंदर करोगे तो एक्जैक्टली आपको 4 मिल जाएगा, मतलब एक कम। 10 पार्ट में डिवाइड करना है आपको, 9 में आप लाइन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। 100 होगा तो वो कितना होगा, 99। क्लियर। अब जरा देखो यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स पूरे के पूरे वही रहने वाले हैं, सिर्फ क्या चेंजेस होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका एक चार्ट भी रेडी है बनाया हुआ, तो आप वो लिखना, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो परसेंटाइल, सॉरी डिसाइल क्या बोला, डिसाइल आर दोज वैल्यूज विच डिवाइड द एंटायर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड करने बोला है, एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में बोला है। यहां पे भी हमारे पास 3 तरीके के डेटा होंगे, दैट इज रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, और दूसरा तीसरा क्या होगा, ग्रुप डेटा। तो रॉ डेटा हो या अनग्रुप डेटा हो, सॉल्व करने का तरीका क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो ये मैं आपके लिए रखता हूं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या चेंज हुआ, आप लिखते हो यहाँ पे, पहले आप क्यूटाइल लिखते थे, अब आप क्या लिखोगे, डिसाइल। तो आई यहाँ पे आपका डिफाइन करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डिसाइल। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ ये चेंज हो रहा है। आप पहले क्या लिखते थे, 4 लिखते थे ना, अब आप कितना लिख रहे हो, 10। क्लियर। अब यही चीज आप परसेंटाइल में करोगे, मैं उसी को उसको भी साथ में ही समझाऊंगा यहाँ पे। अब यही चीज आप परसेंटाइल पे करते हैं। परसेंटाइल आर दोस वैल्यू विच डिवाइड द एंटायर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स बोले गए, 100। अब फॉर्मूला में भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है। n+1 पहले भी था क्यूटाइल के अंदर, n+1 डिसाइल के अंदर भी था, और n+1 क्या है, परसेंटाइल के अंदर भी है। पर बेसिक फर्क क्या है, डिवाइड बाय 4 पार्ट्स, डिवाइड बाय 10 पार्ट्स, डिवाइड बाय 100 पार्ट्स। बाकी एग्जैक्टली सॉल्व करने का तरीका वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे देख लो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आप D1 ढूंढ रहे हो तो वैल्यू ऑफ 1 बराबर ना, अगर आप 2 ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ 2 डाल दोगे। अगर आप ढूंढ रहे हो 9 तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, दैट इज वैल्यू ऑफ 9। और n+1/10 तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। और प्लस अगर इसके अंदर आंसर पॉइंट में आते तो भी आपको पता है क्या करना है, 2.2 आया सपोज, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन, यही आप करते थे। तो ये एग्जैक्टली वो की वही चीज होने वाली, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अब नीचे भी देख लो, परसेंटाइल में डेटा आप कहां तक ढूंढ सकते हो, P1 से लेके P99 तक जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी। अभी ये तो नहीं है कि सबका सब ढूंढना है, जैसे फाइंड आउट ऑल द क्यूटाइल्स, ऐसा क्वेश्चन कभी आने वाला नहीं है। फाइंड आउट ऑल द क्यूटाइल्स, सॉरी फाइंड आउट ऑल द परसेंटाइल, मतलब 1 से लेके 99 तक, बराबर है कि नहीं। तो फिर इसका अगर ऐसा देना है ना उनको, तो पूरे साल में बस ये एक ही सम देना चाहिए, बाकी कुछ पढ़ाना ही नहीं चाहिए फिर। तो ऐसे 99 ऑब्जर्वेशन आपको पूरे के पूरे सॉल्व करने नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पूछेंगे, वो भी मिक्स करके पूछेंगे, एक डिसाइल का ढूंढ लो, एक परसेंटाइल का ढूंढ लो और आगे बढ़ जाओ। पर इसके अंदर डेटा के अंदर बहुत सारा वैरायटी हो सकता है, आपको फ्रिक्वेंसी अलग तरीके से दी हो सकती है, क्लास मार्क अलग तरीके से दिया जा सकता है, तो वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसके साथ साथ अभी साथ में ग्रुप डेटा को भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप डेटा के अंदर भी कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ देखो यहाँ पे क्या फर्क आने वाला है, डिवाइड बाय यहाँ पे आप क्या लिखते थे, 4 लिखते थे ना, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है, कुछ भी आपको अलग करना नहीं है, एग्जैक्टली सॉल्यूशन का तरीका भी सेम है जो आपने पार्टीशन वैल्यू में सॉल्व किया, सॉरी जो आपने अपना क्यूटाइल डिविएशन के अंदर क्यूटाइल जो किया था ना हमने, उस वो चीज़ एग्जैक्टली सेम है। क्यूटाइल डिविएशन आगे कॉन्सेप्ट आएगा, वो बाद में देखेंगे। तो जो आपने क्यूटाइल सॉल्व किए थे Q1 Q2 Q3, तो वो बेसिकली इसी तरीके से थे, सिर्फ यहाँ पे आप क्या लिखते थे, 4। तो उसके अंदर भी आपको क्लास ढूंढना है, L, H, F, C, F, N, ये सब वैल्यूज वैसे की वैसे ही रहने वाली हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। अब यही अगर ग्रुप डेटा की बात करते किसके अंदर, परसेंटाइल के अंदर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। क्लियर है। और वो क्लास बाउंड्री तो आपको पता ही है, जो आप कैसे ढूंढते हो, लोअर जो भी है परसेंटेज, वो सब चीज़ें तो वैसे ही आप ढूंढने वाले हो। तो इसके साथ साथ
यहाँ पे एक और मैंने ये बना के रखा हुआ है, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। ये हमने पहले भी किया था। तो ये कौन से एक्सरसाइज के लिए है? 1.2। तो जितने भी चीज़ें अब तक मैंने एक्सप्लेन की है वो मैं आपके लिए लिखने के लिए रखता हूँ, तो आप प्लीज़ इसको कॉपी कर लो, आपके नोट्स बन जाएंगे। पहले तो आप ये लिख लो आराम से, मैं पूरा चीज़ रखता हूँ, 5 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख लो। पहले पहले डिसाइल लिख लो, डिसाइल का क्या है, उसके बाद आप चार्ट बना लो, और मैं आपको टाइम देता हूँ पूरा का पूरा लिखने को। ठीक है ना, सिंपल है चीज़ें। बाकी सॉल्यूशन करने का तरीका एकदम सेम है। रॉ डेटा होगा तो पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखोगे, फिर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ऐसा तो नहीं पूछेंगे फाइंड आउट ऑल द डिसाइल। तो D1 D2 D3 ढूंढते ढूंढते बहुत समय लग जाएगा। तो ज़्यादातर एक या दो, या तो हो सकता है रॉ डेटा के एक ही डेटा के अंदर डिसाइल भी पूछ ले, परसेंटाइल भी पूछ ले। तो ऐसा हो सकता है फाइंड आउट D8 और फाइंड आउट P50। क्लियर है? तो कोई दिक्कत की बड़ी बात नहीं है, हम वो ख़त्म कर लेंगे। तो अब मैं आपके लिए रखता हूँ ये चीज़ें, आराम से लिख लो। टेंशन मतलब जो साइड में कट रहा है मैं आपको वो भी दे दूंगा। पहले आप रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा अच्छे से खत्म कर लो। इस तरीके से नोट्स बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बाद में क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखना है, और ये जो चीज़ें हर एक्सरसाइज के पहले आपको मैं कुछ ना कुछ चीज़ें लिखाते जाऊंगा। तो ये चीज़ आपको देखना है, उसी के बाद आप आगे बढ़ोगे। या जब भी आप कोई भी सम चालू करते हो तो प्लीज़ ये रिवाइज करना, उसके बाद ही चालू करना, उसके बिना चालू मत करना। ठीक है? ग्रुप डेटा लिख लो। ठीक है, पढ़े आगे। परसेंटाइल ले लो अभी। बहुत बेसिक सिंपल डेफिनेशन रखा है मैंने आपके लिए। पहले रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा लिख लो पहला आराम से। उसका सम्स भी देखो आप ही सॉल्व करना, मेरे मैं आपको स्ट्रक्चर बना दूंगा, और सॉल्व तो मैं करूंगा ही पूरा का पूरा, लेकिन आप प्लीज़ ट्राई करना मेरे से पहले आंसर्स निकालने के लिए। कि मेरे को आपको कहाँ पे है, आपको मेरी मदद कहाँ पे लगेगी, जहाँ पे सिर्फ डेटा अलग तरीके से दिया होगा उसको क्लासीफाई मतलब डी क्लासीफाई करके आपको सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना कि ये एक्चुअल ऐसे हमने पहले पढ़ा था। वो लेवल तक मैं आपको लाके छोड़ दूंगा, तो अब आपको आगे अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं करना है करके। ठीक है, ग्रुप डेटा ले लो अभी। चलो हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे अभी। एक्सरसाइज नंबर 1.2, कैलकुलेट D6 एंड P85 फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा कौन सा डेटा है भाई? बताओ कौन सा डेटा है? रॉ डेटा है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लिख के। एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 79, 38, 51, 72, 68, 70, 64,
और 63। क्लियर? तो ये हमारे पास डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है आपको, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देख लो एग्जैक्टली जो स्टेप्स आपने किए थे फर्स्ट सम के अंदर, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कुछ भी चेंजेस नहीं है, इसके लिए मैं आपको बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ। दिख रहा है? तो ये आपके पास क्वेश्चन था, आपने कहा कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया और आपने वैल्यू स्टार्ट कर दी। बस मेरे को बताना यही है आपको, इतना कुछ भी अलग चेंजेस यहाँ पे नहीं है। ये फर्स्ट सम था, कौन सा वाला, एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो आपने की थी। चलो, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, अरेंज दी गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इस डेटा को अरेंज करेंगे कैसे, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो क्या मिलेगा हमको, 36, 38, 51, 63, 64, सॉरी 70, फिर क्या मिलेगा 72, 79, 82। क्लियर? अब यहाँ पे काउंट कर लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 6 9 10, मतलब n की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, 10 दी गई है। अब आपको क्या ढूंढने बोला है, D6 ढूंढने बोला है, और क्या पूछा था, P कितना था फाइंड आउट करने बोला था, P85। तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, D ढूंढते हैं, दैट इज हम करते हैं फॉर D6। क्या लिखेंगे हम लोग, D6 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 6 n+1 अपॉन 10th। ये कैसे पता चला, ये D डिसाइल डिवाइड बाय D डिकेड, दैट इज डिवाइड बाय 10, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन। क्लियर इतना यहाँ तक? अब आप आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, 6 10+1 अपॉन 10, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आंसर आएगा तो आने देना, दैट इज 11/10 ऑब्जर्वेशन। तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1.1, दैट इज 6.6 ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या मिला, वैल्यू ऑफ 6.6 ऑब्जर्वेशन। यहां तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ गया। अब आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे। ब्रेक कैसे करोगे, आपको क्या मिलेगा, दैट इज वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन। क्लियर? पक्का? अब वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन आप कहां पे देखोगे, जो आपका ऊपर जो क्वेश्चन दिया था, कौन सा, उसको आपने कन्वर्ट किया था असेंडिंग ऑर्डर, उस सीक्वेंस में आप 6th वैल्यू क्या है वो उसको देखोगे। तो 6th वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4 5 6, दैट इज 68 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 68 के आगे कौन सा टर्म है, 70, तो ये हो जाएगा 7 टर्म माइनस 6, दैट इज 68 प्लस 0.6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 68 आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 0.6 को 2 से, तो देखो क्या आंसर मिलेगा, 12 ना, 6 2 जा 12, लेकिन एक पॉइंट है दैट इज 1.2, देखो आंसर आ रहा है 69.2। तो आपको आंसर मिल रहा है D6 का कितना, 69.2। सिंपल। तो देखो इसी तरीके से क्या कुछ नया सिखाया मैंने आपको, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, आपका उधर का उधर ही बेस जो स्टार्टिंग में इतना बनाया था, वहाँ पे थोड़ा समय भी लिया था हमने, इसी चीज़ के लिए लिया था। तो आपका ये वाला आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर और एक चीज़ ढूंढनी थी, दैट इज क्या, P68। तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टली उसी तरीके से करोगे, D के जगह पे क्या लिख दोगे आप, क्या ढूंढने बोला आपको, P68 is equal to value of 68 मल्टीप्लाई बाय n+1 अपॉन 100। ये कैसे आपको पता चला, ये 68 है ना, और प्लस एक और चीज, परसेंटाइल होता है 100, बराबर है, यही हम लोग करते हैं ना, आपके मार्क्स कितने हैं, डिवाइड बाय परसेंटेज निकाल दो, डिवाइड बाय 100 करते हो, तो ये वही तो चीज आपने की है, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी किया है आपने। तो डिवाइड बाय 100, परसेंटाइल डिवाइड बाय 100, डिसाइल डिवाइड बाय 10, क्यूटाइल डिवाइड बाय 4, बाकी चीजें एग्जैक्टली सेम है, कुछ आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे कितना था, 10 था, लेकिन उसके पहले आप क्या लोगे, 68,
68 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 68, 11 अपॉन, अरे हाँ की ना, तो आंसर क्या मिलेगा 68 मल्टीप्लाई बाय 0.11 ऑब्जर्वेशन। अब मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, चलो इतना लिख लिया। अब आपको आंसर क्या मिल रहा है मल्टीप्लाई करके देखो, 68 मल्टीप्लाई बाय 0.11, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आएगा 9.3, दैट इज वैल्यू ऑफ 9.35 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? मतलब आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से एक आंसर मिला है। क्या आंसर मिला है? 9.35। अब आप क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो, जैसे कि आपको बताया गया था पहले। क्या मिलेगा? दैट इज वैल्यू ऑफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.35 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब वैल्यू ऑफ, एक और चीज ध्यान रखना, आपके पास n कितना था, यहाँ पे 10 था। एक चीज ध्यान रखना, कभी कोई भी वैल्यू उसके ऊपर जाने वाली नहीं है, क्योंकि आपका आंसर उसके अंदर से ही आने वाला है। कुछ चीज बाहर से आने वाली है क्या? बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। क्लियर? चलो अब देख लेते हैं क्या है। 79 है, दैट इज 79 प्लस 0.35, और लास्ट 10th ऑब्जर्वेशन कौन सा था, असेंडिंग ऑर्डर जो अरेंज किया था, 82 माइनस 79। क्या मिलेगा? 79 प्लस 0.35, तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना मिल रहा है? 1.05। आराम से मल्टीप्लाई कर लो, 79 नाइन इंटू 1.05। ध्यान रखो, मैथ्स 2 में बहुत सारे कैलकुलेशन से आपको मल्टीप्लीकेशन तो करना ही पड़ेगा। देखो मेरे हिसाब से आंसर मिलेगा 80.05, तो ये आंसर है डी, सॉरी P68 का। फाइनल आंसर लिखना मत भूलना, दो चीज पूछी थी ना यहाँ पे, तो आराम से लिख दो। क्या पूछा था? पहली चीज पूछी थी D6 इज इक्वल टू 69.2, फिर दूसरा पूछा था P68 इज इक्वल टू 80.05। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन मत रखना, ये जो D है ना, ये नीचे थोड़ा लिखा जाता है, D6 नंबर थोड़ा नीचे, एग्जैक्टली P, और ये ऐसे लिखना नहीं है, और ये कैपिटल में डिनोट होगा D, और परसेंटेज का P भी कैसे डिनोट होगा? कैपिटल P के अंदर डिनोट होगा। तो आपके लिए रखता हूं मैं पूरा सम, आराम से लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट सम। आप अगर आपको ये हो जाता है तो नेक्स्ट सम प्लीज आप शुरू कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। देखो उसके अंदर क्या है, द डेली वेजेस ऑफ 15 लेबर्स आर एज फॉलोज, तो ये एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही है। दो चीज पूछा है, D8 और P90 पूछा है, तो प्लीज आप ये सॉल्व कर देना इसी तरीके से। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर्स दूंगा नेक्स्ट सम में आपको। असेंडिंग ऑर्डर लिखवा दूंगा अगले सम में, और स्टेप्स तो आपको पता ही है, तो एक एक स्टेप का आपको क्राइटेरिया बना दूंगा, और आपको मैं उसके बाद आंसर दे दूंगा थोड़ी देर में। तो सेकंड सम भी हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन सेकंड सम पूरा आप करोगे, और अभी का अभी कंप्लीट करना है ये होने के बाद। ऐसा नहीं कि वो जगह छोड़ दे हम बाद में कर लेंगे, नहीं, अभी का अभी कंप्लीट करना है, कोई सम छोड़ना नहीं।
जो खुद से सॉल्व करके जो आंसर आता है उसका जो आनंद है वो एक अलग ही होता है। तो प्लीज़ आप खुद से सॉल्व करो। बाकी यहाँ पे देखो आराम से, सिर्फ आपके लिए रखा है सॉल्यूशन, मेरे को तो देखना नहीं है। तो आप क्या करो, खुद सॉल्व करो और यहाँ पे आप स्टेप्स देख लो, जहाँ पे भी आपको अटकते हो कि लगता है देखने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उस टाइम पे देख लो। चलो बढ़े आगे पक्का। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, द डेली वेजेस इन रुपीज 15, इन रुपीज दिया गया कितना, 15 लेबर्स है, आर एस फॉलोस। तो हर एक जन की अलग अलग पगार बन रही है कि वो वेजिस पे काम कर रहे हैं। अब वेजिस क्या होता है, वेजिस वो जैसे वो काम करेंगे उसके हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं। तो हो सकता है पर पीस वे उनका क्या हो, अमाउंट उनका सैलरी वेजेस डिसाइड होता हो। मतलब अगर वो एक पर्टिकुलर पीस बनाते हैं तो उनको 20 रुपीज़ मिल रहा है, उस हिसाब से जितना वो बनाते जाएंगे उतना उनका वेजेस बनते जाएगा। तो ये सब तो हमको यहाँ पे देखना नहीं है कि वेजेस कैसे अमाउंट कैलकुलेट किया गया है। हमको एक 15 वर्कर लोगों के अमाउंट दिए गए कि इन इन लोगों ने इतना इतना पैसा कमाया गया है। ठीक है, अब आपको उसके लिए ढूंढना है D8 और ढूंढना है P90। क्लियर? तो चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले मैं। 230, 400, 180, 375, 450, 300, 350 और है 250। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई क्वेश्चन। अब सबसे पहला स्टेप, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे, पूरा का पूरा अरेंज कर दोगे। क्लियर? छोटे से बड़ा नंबर अरेंज कर दोगे पूरा का पूरा। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब आपको ढूंढने क्या बोला हुआ है, आप लिखोगे फॉर D8। अब D8 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो रॉ डेटा है ना, तो वैल्यू ऑफ 8 n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। तो वैल्यू ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 10+1, सॉरी 10 कहाँ से आएगा, 15 आएगा ना, 15 ऑब्जर्वेशन देना, मतलब 15 वर्कर्स थे 10। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपको मिलेगा आंसर 8, 16 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। दैट इज मतलब स्टेप्स पूरे करना, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1.6। तो आपको आंसर मिलेगा 12.8 ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप स्प्लिट करोगे, आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा, उसको सॉल्व करोगे उस इक्वेशन को, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा D8 इज इक्वल टू 379। क्लियर? तो D8 इज इक्वल टू 379। ऐसे ही आप ढूंढोगे किसके लिए, फॉर P90। कैसे ढूंढोगे, लिखोगे आप वैल्यू ऑफ P90 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 90 n+1। अब परसेंटाइल P, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 90 15+1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 90 16 अपॉन 100 0.16 ऑब्जर्वेशन। तो 90 इंटू 0.16 करो, देखो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 14.4 ऑब्जर्वेशन। इसको भी आप स्प्लिट करोगे, स्प्लिट कैसे होगा, 14 प्लस 0.4 मतलब 14th ऑब्जर्वेशन, 15th ऑब्जर्वेशन माइनस 14th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 12th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8, 13th ऑब्जर्वेशन माइनस 12th ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो इसी के साथ आपको मिलेगा आंसर P90 इज इक्वल टू
420। फाइनल स्टेटमेंट लिख के पूरा का पूरा सम कंप्लीट कर देना। ये रहा पूरा स्ट्रक्चर आपके लिए। ऐसा नहीं कि सम को मैं इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके लिए रख रहा हूँ मैं। तो इसके साथ हमारा रॉ डेटा जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर जो स्ट्रक्चर अगर आपने लिखा नहीं वो भी मैं आपको दे देता हूँ। क्लियर है? तो आप ये वाला सम कंप्लीट कर लेना। आंसर्स मैंने आपको दे दिए, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स दे दिए, स्टेप्स पूरे के पूरे कंप्लीट करना। ये ले लो। तो अब हमने रॉ डेटा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया, फिर अनग्रुप डेटा लेंगे, दैट इज 3 4 5। क्लियर? ठीक है, ये लिख लो, फिर नीचे का भी रखता हूं वापस। है कि नहीं? सिंपल है ना चैप्टर? तो इसी के लिए देखो, याद रखो, इस तरीके से मैं बेस बनाता हूं, बाद में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो। असेंडिंग ऑर्डर तो पता है आपको, पूरा का पूरा D8 और उसके नीचे P90, सब नीचे नीचे सॉल्व करना। अगर आपका जगह है तो लाइन बना के बाजू में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में नीचे नीचे ही सॉल्यूशन रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे बाजू में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, नहीं कोई डिस्टिंक्शन नहीं चल रहा है D8 और P90 के बीच में। क्लियर?